Yeah. Good afternoon, everyone. Today we will discuss electric power, electrical energy, which are part of electricity only, and Joule's law of heating effect. Right? These three things we have to discuss. Then we will do all numericals based on it, and after that we will do the exercise given on page number 221 NCERT. Right? Questions we will discuss one by one. So please pay attention. First of all, power. Rate of doing work is called par. Par is not something new to you. You have already learned it in class 9th, right? So rate of doing work is called par. रेट ऑफ कहीं भी आ जाता है ना ये वर्ड रेट ऑफ, इसका मतलब ही यही है कि भाई एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम. रेट का मतलब ही यही है कि टाइम के रिस्पेक्ट में वो चीज चेंज होगी, राइट? तो पार इज वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, यू कैन से, राइट? अब बेटा वर्क डन का जो फॉर्मूला है, वर्क डन का फॉर्मूला है V इंटू आई इंटू टी. ये कहाँ से आया? ये V इंटू क्यू से आया एक्चुअली. आपको अगर ध्यान हो तो V का फॉर्मूला पोटेंशियल डिफरेंस का मैंने W बाई क्यू पढ़ाया था इनिशियल स्टेजेस पे, और आपको वो सारी चीजें पता होनी चाहिए. W इज वर्क डन, Q इज अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, और Q के प्लेस पे फर्दर आप I इंटू टी भी लिख सकते हैं. तो आपको पता होनी चाहिए. एक्चुअली तीन फॉर्मूले इसमें हमें पढ़ने हैं पार में. एक पढ़ना है P इज इक्वल टू V इंटू आई, एक होगा V स्क्वायर बाय आर, और एक होगा I स्क्वायर आर. वैसे तो आप तीनों फॉर्मूले डायरेक्ट लर्न कर लो क्योंकि न्यूमेरिकल उसी के बेसिस पर है, पर फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आए कहाँ से हैं ये फॉर्मूले. ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए. तो वी हैव पार इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन. वर्क V इक्वल टू W बाई क्यू था. V यानी पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट में है, W यानी वर्क डन जो जूल्स में है, Q यानी अमाउंट ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड, राइट, जो कूलम में है, उसकी यूनिट से कूलम. तो वहां से W इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ बेटा, और Q की जगह I लिख दिया, I इंटू टी लिख दिया, राइट? तो आप W के प्लेस पे डायरेक्टली लिख सकते हैं V इंटू आई इंटू टी, और T की जगह T. टाइम यहाँ सेकंड में है, ध्यान रखना, ठीक है? तो पहला फॉर्मूला देखो आ गया, P इज इक्वल टू V इंटू आई. याद रखना ये पार है. आप बल्ब लेने जाओगे, आजकल तो एलईडीज हैं, कम पार के बल्ब आते हैं. क्यों एलईडी आजकल रिप्लेस हो रहे हैं हर जगह? क्योंकि इनका पोटेंशियल पार जो है वो कम है, ठीक है? पहले जो अपने येलो लाइट वाले बल्ब आते थे वो ज़्यादा पार के आते थे. ज़्यादा पार का मतलब वो बिजली भी ज़्यादा खर्च करेंगे, ठीक है? अब बेटा इसमें पहला फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई. V के प्लेस पे आप लिखिए I इंटू आर. ये कहाँ से आया है? और प्लीज़ मेरे साथ साथ करिए डेरिवेशन, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करिए. V की जगह I इंटू आर, तो ये हो जाएगा आई आर इंटू आई. तो पार आ जाएगा I स्क्वायर आर. बेटा बड़ा सिंपल सी बात है. जब V दिया हुआ है, I दिया हुआ है, तो आपको पहले वाला फॉर्मूला लगाना है. जब V दिया I दिया है तो P इज इक्वल टू V इंटू आई लगाना है. जब I दिया है R दिया है तो P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर लगाना है. पार की यूनिट वॉट होती है. आप जेम्स वॉट साइंटिस्ट था, उसके नाम पर वॉट है. हमने 9th में पढ़ा था P इज इक्वल टू W बाई टी. जब कर रहे थे क्लास तो क्या आ रहा था? P इज इक्वल टू W बाई टी. वर्क डन की यूनिट जूल, टाइम की यूनिट सेकंड. तो क्या आ रही थी बताओ? जूल पर सेकंड आ रही थी. कई बच्चे कहते थे कि सर जूल पर सेकंड लिख लें, पर जूल पर सेकंड नहीं लिखना. जेम्स वॉट्स, जूल अलग बंदा था, अलग साइंटिस्ट था, वॉट अलग साइंटिस्ट था, राइट? ओके, इसी तरीके से बेटा अब मुझे V और R में रिलेशन चाहिए, तो I की जगह V अपॉन R लिखेंगे. ये भी कहां से आएगा? बाय ओम्स लॉ, ठीक है? तो P आ जाएगा I की जगह V बाय R बेटा. V बाय R का होल स्क्वायर इंटू R. ये हो गया V स्क्वायर बाय R स्क्वायर इंटू R. एक R से R काट दो तो पार आ गया V स्क्वायर बाय R. याद रखना, ठीक है? तो जो तीसरा फॉर्मूला है बेटा अपना वो है, अभी इन पर न्यूमेरिकल भी हम करते हैं, मैंने लिख रखे हैं न्यूमेरिकल. विल डिस्कस दीस थ्री न्यूमेरिकल. और पहले मैं बेसिक बताना चाहूँगा. इसके बाद आता है बेटा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, और इसकी एप्लीकेशंस भी आती हैं. जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट आपने बहुत बार देखा है बेटा कि अगर आप किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को चार्जिंग पे लगाते हैं वो गर्म हो जाता है. किसी भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को ज़्यादा समय तक यूज़ करते हो वो गर्म हो जाता है. ऐसा क्यों होता है? उसके लिए ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट है रिस्पॉन्सिबल, राइट? इसकी डेरिवेशन वैसे तो सिलेबस में नहीं है, और आप ध्यान रखना है H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द करंट. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपिटल R एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल t. और जब बेटा आप इन तीनों को समराइज करेंगे
बाय 1, 2 एंड 3, इन तीनों को समराइज करेंगे तो h डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा I² कैपिटल R इंटू स्मॉल t के। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर सिंबल ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी हटा के k लगाइए और k को यहाँ पर हम 1 मान के चलते हैं। k को 1 मानेंगे क्लास तो h आ जाएगा I² RT, याद रखना। ठीक है, h इक्वल टू I² RT। आप डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न करो, बस आपको बेसिक पता हो तभी मैं डेरिवेशन भी बता रहा हूँ। नंबर 1। नंबर 2, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट कहते हैं। आपने काफी बार देखा है कि आप अगर इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस को यूज करोगे बेटा तो फिर क्या होगा, वो हीट प्रोड्यूस करते हैं, गर्म हो जाते हैं। फोन पे आप ज्यादा देर बात करके देख लो, गर्म हो जाता है, राइट। तो यही लॉ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो h इक्वल टू I² RT याद रखना। एक लॉ यहाँ पर हो रहा है, एक लॉ यहाँ पर हो रहा है, एक और फॉर्मूला है, मतलब कैपिटल E, ये भी आपने 9th में पढ़ा है। आपको मैंने 9th में इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू P इंटू टी बताया था, पर मैंने कहा था जब बहुत सारे अप्लायंसेस यूज हो जाते हैं तब हम N इंटू P इंटू टी कर देते हैं। N यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ अप्लायंसेस है, राइट। N यहाँ पर नंबर ऑफ अप्लायंसेस है क्लास, P यहाँ पर पार है और पार किलोवाट में है, ध्यान रखना। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हमारा घर का बिल इसी के बेसिस पे आता है, या कमर्शियली भी इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हो इसी के बेसिस पे आती है, राइट। और टी क्या है, टाइम टेकन इन आवर्स, राइट। तो याद रखना E इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैं P इंटू टी नहीं लिखाऊंगा, मैं डायरेक्ट N इंटू P इंटू टी कराता हूँ, क्योंकि हर कई न्यूमेरिकल होगा, 4 बल्ब हम यूज कर रहे हैं, इतनी देर तक कर रहे हैं, तो N4 हो जाएगा उस केस में। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके न्यूमेरिकल, बहुत प्रैक्टिस चाहिए, क्योंकि ये चैप्टर के न्यूमेरिकल सिर्फ एनसीईआरटी से नहीं आते, कहीं से कोई भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपको लखमीर सिंह की भी उतनी ही अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो क्लास पहले सेट में 3 फॉर्मूले हैं, P इज इक्वल टू V इंटू I, P इज इक्वल टू I² R एंड P इज इक्वल टू V² बाय R। ये पार के फॉर्मूले। अगर हीट एनर्जी निकालनी है क्लास तो 4th फॉर्मूला H इक्वल टू I² RT, R इंटू टी, R रेजिस्टेंस, टाइम टेकन, टाइम यहाँ पर सेकंड्स में है, याद रखना। टाइम अगर मिनट में दिया हुआ है क्लास तो उसे प्लीज आपको सेकंड में कन्वर्ट करना है बाय मल्टीप्लाइंग बाय 60। इसकी पिक खींचो। और यहाँ ध्यान रखना, कमर्शियल यूनिट जो है किलोवाट आवर आ रहा है। हमारा जो घर आता है, ऐसे तुमने सुना होगा बेटा कि 1200 यूनिट आया है, 1500 यूनिट आया है, उसका क्या मतलब है, वो इतने किलोवाट आ रहा है। 1 यूनिट इक्वल टू होता है 1 किलोवाट आवर। और बेटा अगर आप किलोवाट आवर से जूल में जाना चाहते हो तो 1 किलोवाट आवर में 36 लाख जूल्स है। तो आपको किलोवाट आवर से जूल में जाना है तो 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से मल्टीप्लाई करना है, ये ध्यान रखना है। पहले मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा रहा हूँ बेटा, ये 2-3 न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड है। उसके बाद मैं हीटिंग इफेक्ट की प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी आपको बताऊंगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पेज नंबर 218 एनसीईआरटी, compute the heat generated while transferring 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। ठीक है, हमें हीट निकालनी है क्लास। पहले सारा डेटा आप लिख लीजिए। चार्ज यहाँ पर दिया हुआ 96,000 कूलम, ठीक है, इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ। पोटेंशियल डिफरेंस साथ साथ मेरे आप कर सकते हैं, वेट मत कीजिए किसी चीज का, ठीक है ना। आपको हीट यहाँ पर क्लास कैलकुलेट करनी है, ठीक है। H यानी हीट एनर्जी। तो मैंने क्या फॉर्मूला बताया हीट का अभी जूल्स लॉ से, H इज इक्वल टू I² RT, ठीक है। अब आप देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, I² को I इंटू R और I इंटू टी लिख सकते हैं। ये इसकी ट्रिक है इसकी। इसमें टाइम दिया नहीं हुआ, ठीक है, टाइम को एलिमिनेट ही हो जाएगा। देखो IR की जगह बेटा V आ जाएगा ओम्स लॉ से, और आपको पता है IR इक्वल टू V बाय ओम्स लॉ, और IT की जगह आप Q लिख सकते हो, राइट। तो यही इस बढ़िया चीज है इस न्यूमेरिकल की। अब देखो टाइम की कोई जरूरत ही नहीं है। अब V के प्लेस पे बेटा 96,000 लिखो और चार्ज की जगह 50 लिखो, ठीक है। अब 96 इंटू 5 कर दो, आ गया 480, 480 और ये चार्ज 0, 1 2 3 4, इतने जूल्स आ गए। 48 लाख जूल आ गए। अगर बेटा किलो जूल में कन्वर्ट करना है, इसकी 1000 से इसको डिवाइड कर दो,
तो ये आ जाएगा 4800 किलो जूल। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आई होप आप सबको पता है जूल से किलो जूल में जाना है तो 1000 से डिवाइड कर देना है, ठीक है, क्योंकि 1 किलो जूल में 1000 जूल होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 2 मार्कर में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बेटा वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज नंबर 218 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेज एन इलेक्ट्रिक आयरन of resistance 20 ohm takes a current of 5 ampere, calculate the heat develop in 30 second। पहले सारा डेटा देख लो। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ कितना 20 ओम, टाइम दिया, टाइम सेकंड में ही होना चाहिए अगर हीट निकालनी है, और करंट भी दिया हुआ 5 एम्पियर। कैन यू गेस एच हमें निकालना है, विच फार्मूला डायरेक्टली आई एम गोइंग टू यूज हियर। H इक्वल टू, बोलो हीट एनर्जी का फार्मूला बोलो। H is equal to I square RT। वेरी गुड, H इक्वल टू I स्क्वायर RT, ठीक है। तो I की जगह बेटा 5 लिखना है, R की जगह 20 लिखना है, और टाइम सेकंड में ही होना चाहिए, उसकी जगह 30। तो आ जाएगा 25 इंटू 600, 150, 15,000 जूल, 15,000 जूल, 15,000 जूल। याद रखना, अगर किलो जूल में करना है तो बेटा 1000 से डिवाइड कर दो तो 15 किलो जूल हो जाएगा, राइट। एक और न्यूमेरिकल है, अभी और भी न्यूमेरिकल्स हम इस पर करेंगे। एक और न्यूमेरिकल है, पेज नंबर 220 एनसीईआरटी, क्वेश्चन नंबर 2। एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम अ 220 वोल्ट लाइन, डिटरमाइन द पावर एंड द एनर्जी। देखो बेटा, पावर निकालनी है और एनर्जी निकालनी है। डेटा यहीं से देख लीजिए आप, जो जो गिवन है। करंट दिया हुआ, और देखो करंट दिया हुआ है 5 एम्पियर और वोल्टेज दे रखी है। अब मुझे बताइए, करंट आई दिया हुआ है और वी दे रखी है, पावर निकालनी है, बोलो V और I में कौन देता रिलेशन? V और I में I square नहीं, I स्क्वायर R तो I और R में देता है। P इज इक्वल टू V इंटू I, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। ये दिया 220 और ये दिया 5, मल्टीप्लाई करोगे 1100 वॉट आ गया। पर हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी निकालनी है बेटा, उसके लिए पावर होनी चाहिए किलो वॉट में। उसके लिए आप किससे डिवाइड करोगे, इसे 1000 से डिवाइड करोगे, तो ये आ जाएगा 1.1 किलो वॉट आ जाएगा, राइट। तो पावर आ जाएगी बेटा 1.1 किलोवाट। अब आगे देखिए, पावर निकाल ली हमने, अब एनर्जी, टाइम दिया हुआ 2 आवर्स, एनर्जी निकालनी है। क्लास फॉर्मूला बोलो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालनी है, इज इक्वल टू एनपीटी, नंबर ऑफ अप्लायंस 1 है, पावर बताइए 1.1 किलोवाट लिखना, और टाइम आवर्स में होना चाहिए, टाइम 2 आवर्स, तो 1.1 इंटू 2, 2.2 किलोवाट आवर, ठीक है बेटा। और अगर आपको यूनिट में बताना तो 2.2 यूनिट भी लिख सकते हो उसको। इसकी पिक खींच लीजिए पूरे उसकी, नंबर 1। नंबर 2, लखमीर सिंह पे पेज नंबर है, अगर इसमें से बेटा थ्योरी के क्वेश्चन इस चैप्टर में से बनते हैं ना, 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, 2-3 ही बनते हैं, ज्यादा नहीं बनते। एक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में क्वेश्चन बताइए, डिफरेंस बताइए, ये मैंने आपको पहले वीडियोस में ही बता रखा है। एक आता है व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि हाउस होल्ड में सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज होता है। उसका रीजन ये है कि हर डिवाइस का अपना अलग एक स्विच होगा, एवरी डिवाइस हैज इट्स ओन इंडिविजुअल स्विच, नंबर 1। नंबर 2, एवरी डिवाइस विल गेट 220 वोल्ट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट 3 मार्कर आता है, वैसे तो बहुत कम चांसेस होते हैं थ्योरी का आने के, बट स्टिल अगर आ जाए, पेज नंबर है 64 लखबीर सिंह में, कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उत्कर्ष प्लीज कम हियर, यू विल रीड, वहां से आ जाओ, यू विल रीड दीज एप्लीकेशन, देन आई विल एक्सप्लेन इट वन बाय वन। You read these applications of heating effect of current, read कीजिए आप, one by one मैं explain करूँगा, and louder. The heating effects of current is utilized in the working of electrical heating appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, room Read the heater, full paragraph. Yes, full. water heater, geyser, etc. All these heating appliances contain coils of high resistance wire made of nichrome alloy. Nichrome. Nichrome is an alloy of nickel, chromium and aluminium. You know alloys are homogeneous mixture of metals or non-metals. When these appliances are connected to power supply by inserted copper wire, then a large amount of heat is produced in the heating coil.
because they have heating high resistance. But a negligible heat is produced in the connecting wires of copper because copper has very low resistance. For example, the heating element or coil of an electric heater made of nichrome glows because it becomes red hot due to the large amount of heat produced on the passing current because of its high resistance. But the cord of connecting cable of the electric heater made of copper does not glow because negligible heat is produced in it by passing current because of its extremely low resistance. The temperature of heating element or heating coil of an electrical heating device when it becomes red hot and glow in. Thank you. Okay class, पहला पॉइंट ये कहता है कि हीटिंग इफेक्ट इज यूटिलाइज. आपने बहुत सारे इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस देखे होंगे जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट देखा होगा. जैसे मैंने चार्जर का आपको एग्जांपल दिया. अगर आप मोबाइल चार्ज करते हैं तो चार्जर गर्म हो जाता है. फ़ोन पे आप ज़्यादा देर बात करेंगे आपका फ़ोन गर्म हो जाएगा. इलेक्ट्रिक केटल, उसमें आप चाय बना सकते हैं. होटल्स में जाएंगे तो इलेक्ट्रिक केटल ही पड़ी होती है, आप देखेंगे रूम्स में, राइट. इसके अलावा इलेक्ट्रिक टोस्टर, इलेक्ट्रिक ओवन, माइक्रोवेव, राइट, रूम हीटर, वाटर हीटर, ये सब के सब इसी प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है, राइट. होता क्या है, when these appliances are connected to power supply by insulated copper wires, then a large amount of heat is produced in heating coils, but a negligible heat is produced in the connecting wires. ठीक है, जो वायर्स होती हैं वो कम गर्म होती हैं. तभी आपने हीटर में देखा ना, हीटर में जो फिलामेंट होता है वो एलॉय का बना है, वो रेड हॉट हो जाता है, वो गर्म हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है. पर कॉपर वायर ऐसे नहीं होती, क्योंकि ये जो एलॉय की खासियत ही ये है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं और ये ऑक्सीडाइज नहीं होते, बर्न नहीं होते इवन एट हायर टेम्परेचर, पर ग्लो जरूर करते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, द हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर मेड ऑफ नाइक्रोम ग्लोज because it becomes red hot due to the large amount of heat produced on passing current, but the cord or connecting cable of the electric heater made of copper doesn't glow. आपने वायर ग्लो होते हुए नहीं देखी होगी, फिलामेंट को ग्लो होते हुए देखा होगा हीटर में, ठीक है. वायर अगर ग्लो होगी, कॉपर का मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई नहीं है, वो तो फिर आग लग जाएगी उसमें, राइट, और ब्रेकअप हो जाएगी, ठीक है, शॉर्ट सर्किटिंग भी हो सकती है. The temperature of the heating element of an electrical heating device when it becomes red hot, और ये ग्लो करता है लगभग 900 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है. अब बात करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बल्ब में. पुराने वाले जो बल्ब, आजकल तो एलईडी बल्ब हैं या ट्यूब्स, उनमें गैस होती है, ये अलग फंडा है, ठीक है, दिस इज डिफरेंट. लेकिन जो पुराने येलो वाले जो येलो लाइट एमिट करते थे, उन बल्ब की बात करूं तो वो बल्ब लाइट प्रोड्यूस करने में उनमें टंगस्टन का फिलामेंट होता है, ठीक है, और वो बहुत हाई टेम्परेचर पे भी बर्न नहीं होता, वो ग्लो करता है, राइट. उसके अंदर एक वायर भी होती है स्प्रिंग जैसी, वो ब्रेकअप हो जाती है तो बल्ब खराब हो जाता है. ये पुराने बल्ब्स की मैं बात कर रहा हूँ. आपकी जनरेशन ने देखे भी हैं कि नहीं ये वाले बल्ब, आई डोंट नो. येलो बल्ब, जो येलो लाइट एमिट करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, राइट. अभी भी आप विलेजेस में जाएंगे तो देख सकते हैं, क्योंकि ये चीप होता है, 10 रुपए का बल्ब आता है सिर्फ ये वाला, राइट. पर ये बिजली, ये एलईडी बल्ब्स हैं, ये अलग टेक्नोलॉजी है, राइट. ये तभी तो महंगे आते हैं. सोचा नहीं आप, वो लोग क्या करते हैं, 10 रुपए का बल्ब ले आते हैं, ये नहीं लाते. लेकिन तुम ये सोचो कि इलेक्ट्रिसिटी वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, ये 10 वॉट की है, 15 वॉट की, और वो बल्ब 100 वॉट का है, तो जिसकी पावर ज्यादा, तो ऑब्वियसली वो ज्यादा जो करंट भी ड्रॉ करेगा सर्किट से और बिल भी ज्यादा आएगा, ठीक है ना. तो तभी गवर्नमेंट, तुमने देखा नहीं है, सारी लाइट्स बेटा रिप्लेस कर रही है एलईडी से. जो वो येलो वाली लाइट्स हैं उनको भी रिप्लेस कर रही है. आजकल आप जगह जगह पर स्ट्रीट पोल्स में जो लगे हुए हैं या पार्क्स में आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कि क्योंकि आप क्योंकि हम जो भी बिजली बनाते हैं कोल से बनाते हैं अधिकतर, या हाइडल से बनाते हैं, मतलब पानी से बनाते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम से. तो ये रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं. आप लोगों की नेक्स्ट जनरेशन नहीं देख पाएगी ये रिसोर्सेज. तभी वी हैव टू, ये सब हम सोर्सेज ऑफ एनर्जी में डिस्कस करेंगे, राइट. ये ध्यान रखना. तो अब मैं ये बता दूं आपको कि इस बल्ब में कैसे यूटिलाइज होता है हीटिंग इफेक्ट. द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स और लैम्प्स फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट. When electric current passes through a very thin, high resistance tungsten filament of an electric bulb, the filament becomes white hot. बहुत गर्म हो जाता है, white हो जाता है या yellow हो जाता है, वही light emit करता है.
Please note that the same current flows through the tungsten filament of an electric bulb produces enormous heat, but almost negligible heat is produced in the connecting wires. अब फिलामेंट में तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस हो रही है, पर वायर्स में नहीं होती इतनी हीट प्रोड्यूस. दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट that the fine tungsten filament has very high resistance, whereas copper connecting wires have low resistance. ठीक है ना, कॉपर वायर का इतना हाई रेजिस्टेंस नहीं होता. अब ध्यान से सुनिए, टंगस्टन जो मेटल है वो फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में यूज होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है. 380 डिग्री सेल्सियस इसका मेल्टिंग पॉइंट है. ड्यू टू इट्स वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, द टंगस्टन फिलामेंट कैन बी केप्ट white hot without melting away. The other properties of tungsten which make it suitable for making filaments of electric bulbs are its high flexibility and low rate of evaporation at high temperature. इसकी flexibility काफ़ी high है और evaporation rate भी काफ़ी low है. अब ये ध्यान रखना क्लास कि tungsten filament जो electric bulb के अंदर use हो रहा है वो white hot हो जाता है और light emit करता है. आपने yellow भी देखा होगा उसे, और उसका टेम्परेचर लगभग 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है. अगर उसके अंदर एयर प्रेजेंट हो तो एक्सट्रीमली हॉट टंगस्टन फिलामेंट बर्न अप करेगा ऑक्सीजन को क्विकली. इसी वजह से, ये ध्यान दीजिए इस पॉइंट पर, इसी वजह से उस बल्ब के अंदर हम अनरिएक्टिव गैसेस जैसे कि आर्गन या नाइट्रोजन फिल करते हैं, क्योंकि एयर के साथ, वरना वो फिलामेंट रिएक्ट कर जाएगा. राइट. The gases like argon and nitrogen don't react with hot tungsten filament and hence prolong the life of filament of the electric bulb. अभी कुछ दिन पहले ही मैं पढ़ रहा था कि एक बल्ब है, पता नहीं 1900 से लेकर 100 या 120 ईयर्स हो गए तब से वो जल रहा है. अभी ऐसा ही येलो बल्ब, वो बंद ही नहीं किया उन्होंने कभी. 120 साल सोचो, उससे भी मतलब तब से. फिर उसको बस शिफ्ट किया था डायरेक्टली, वो उसको छेड़ते नहीं है, जलने ही देते. सोचो. इट वॉज देयर इन यूके. अभी वो किसी फायर डिपार्टमेंट, जो फायर एक्सटिंग्विशर डिपार्टमेंट होते हैं, वहां पर लगा हुआ है. आप चाहें तो नेट पे ये डिटेल सर्च कर लेना. तो आर्गन और नाइट्रोजन जो गैसेस हैं ये रिएक्ट नहीं करती हॉट टंगस्टन फिलामेंट से, हेंस प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब. इट शुड बी नोटेड दैट मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब appears as heat. So filament type electric bulbs are not power sufficient. On the other hand, the tube lights are so much power efficient and they don't have filament. Tube light में ऐसा नहीं होता, उसमें गैस होती है. I'll tell you. One more paragraph is there. The heating effect of the electric current is utilized in electric fuse for protecting household wiring and electrical appliances. बेटा फ्यूज भी आजकल पुरानी टेक्नोलॉजी है, आजकल हर कोई MCB लगाता है, whose full form is miniature circuit breaker. अब ये आपके कोर्स से डिलीट हो गया. अब फ्यूज में क्या होता है, एक एलॉय होता है, टिन प्लेटेड कॉपर वायर होती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है. तो अगर जरा सा भी टेम्परेचर उस वायर का ज्यादा हो जाता है, और टेम्परेचर वायर का ज्यादा होगा जब करंट एक्सेस होगा. करंट एक्सेस होगा तो H = I²RT है. H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I² है, तो हीट बढ़ेगी. हीट बढ़ेगी तो वो वायर प्लग हो जाएगी, टूट जाएगी. जब वो वायर टूट जाएगी फ्यूज की, तो सप्लाई कट हो जाएगी. राइट. ये ध्यान रखना. A fuse is a short length of tin plated copper wire having low melting point. The thin fuse wire has high resistance than that of the rest of the electric wiring in the house. So when the current in a household electric circuit rises too much due to some reason, then the fuse wire gets heated too much, melts and breaks the circuit. This prevent the fire in the house and prevent the damage. तो शॉर्ट सर्किटिंग होने से प्रिवेंट करती है. तो बेटा हीटिंग इफेक्ट की एप्लीकेशन अगर 3 मार्कर में लिखने को आ जाए तो प्लीज पूरा एक्सप्लेन कीजिएगा. तो अभी हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, बट थ्योरी जहां तक रिलेटेड है पावर इलेक्ट्रिकल एनर्जी. अब हम क्या करेंगे, पेज नंबर 221 की एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे. थैंक यू.